हमने पढ़ा। आज हम डीसी शंट मोटर के बारे में अध्ययन करते हैं। डीसी शंट मोटर क्या होती है? डीसी सीरीज मोटर में खास बात यह थी, जब तक लोड जोड़ा नहीं जाए तब तक उसको चालू नहीं करना चाहिए। बिना लोड जोड़े चालू करोगे तो उसकी गति भयंकर रूप से बढ़ जाएगी, जिसके कारण वाइंडिंग उकड़ सकती है। उसका उपयोग ट्रैक्शन कार्यों में किया जाता है, जैसे विद्युत मतलब रेलवे इंजन में भी कर सकते हैं। रेलवे इंजन में कौन सा मोटर लेते हैं? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मोटर कौन सी होती है? डीसी सीरीज मोटर होती है। तो डीसी सीरीज मोटर काम में लेते हैं, ट्रैक्शन कार्यों में लेते हैं, और योस्ट के रूप में काम लेते हैं। विद्युत क्रेन में इसका प्रयोग किया जाता है। शुरुआत जब हम करते हैं तो उसमें जो टॉर्क होता है वो परवलयाकार होता है, लेकिन संतृप्तता के बाद उसका टॉर्क क्या होता है? रेखीय होता है। ये आपने देखा था। और गति है जो उसकी घटती है, जैसे जैसे लोड बढ़ोगे गति घटेगी। तो जो ग्राफ बनेगा उसे कहता है आयताकार अति परवलय। कौन सा ग्राफ बनता है? आयताकार अति परवलय ग्राफ बनता है। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास डीसी शंट मोटर। ठीक है भाई, डीसी शंट मोटर का मतलब क्या हो गया? जिसमें आपके पास वाइंडिंग है समांतर क्रम में जुड़ी होगी। इसको चालू कर देना, इसको भी। यहाँ से कौन सी सप्लाई दी भाई? डीसी। वी दिया प्लस माइनस। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ से धारा प्रदान की गई है, उस धारा में इधर धारा जाती है, वो कौन सी धारा होती है? आर्मेचर। आर्मेचर धारा, आर्मेचर रेजिस्टेंस, और इसमें आर्मेचर के अंदर जाएगी जो हमारे पास क्या बनेगा? बैक ईएमएफ। और एक इधर जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? शंट। उसे धारा कौन सा कहेंगे? शंट धारा। ये हमारे पास कौन सी वाइंडिंग होगी भाई? शंट फील्ड वाइंडिंग। इस वाइंडिंग का नाम है हमारे पास शंट फील्ड वाइंडिंग। जो शंट फील्ड वाइंडिंग होगी वो हमारे पास किस तार से बनेगी भाई? पतला तार। पतला तार वह अधिक लपेटे, और पतला तार और अधिक लपेटे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा भाई? अधिक। और प्रतिरोध अधिक है तो इसमें धारा क्या आएगी? कम आएगी। तो यदि आपने शुरुआत में लोड जोड़ दिया, धारा तो और कम हो जाएगी। कुछ धारा किसमें चली जाएगी? लोड में। तो इसमें धारा और क्या हो जाएगी? कम। और धारा कम होगी तो ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं कर पाएगा। इसको न्यूनतम धारा तो चाहिए चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने के लिए, इसलिए इसको लोड के बिना चालू करना चाहिए। लोड यदि साहब पहले जोड़ दिया इसमें तो ये चालू नहीं होगी, क्योंकि लोड जोड़ने पर ये आईएसएच यानी कि शंट धारा वो क्या हो जाएगी? कम। और शंट धारा कम होगी तो ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित है नहीं कर सकते। जब चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं होगा तो मोटर कार्य ही नहीं करेगी। इसलिए आप इसको सबसे पहले क्या करोगे भाई? बिना लोड के चालू करेंगे, और उसके बाद में जब चालू हो गई उसके बाद इसमें लोड जोड़ा जाएगा। तो इसको कैसे चालू करेंगे? बिना लोड। और रही बात इसमें इक्वेशन लगाने की, तो देखो बाहर निकलने वाला साइन कौन सा है? प्लस का। क्या है भाई? वी। इधर बाहर निकलने वाला निशान कौन सा आ जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस। माइनस का हो गया, माइनस का क्या है? आई ए आर है, और माइनस का क्या हो गया? ई बी। बराबर क्या हो गया? जीरो। तो बताइए बेक ए में बराबर क्या हो गया? वी माइनस आई ए आर है। ई बी बराबर क्या हो गया? वी माइनस आई ए आर है। ये बेक ई का मान आया। तो और नोट डाल के लिख लेना, इसे सदैव बिना लोड संयोजित किए चालू करना चाहिए। इससे शंट फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स
स्थापित होता है। करो नोट। हो गया भाई? ये समझ में तो आ गया, सीरीज की तरह ही है, अलग से इसमें कुछ नहीं है। हो गया भाई? हो गया। अब देखो, आप बताओ टॉर्क हमारे पास क्या था? टॉर्क टी समानुपाती फाई गुणा आई ए, ये था कि नहीं था? संट मोटर के लिए, या संट वाइंडिंग लिख दूं, संट वाइंडिंग में फ्लक्स नियत होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। क्योंकि संट में हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, नियत। फ्लक्स का नियत होने का कारण क्या है कि आपने जो सप्लाई दी है वो नियत है, सप्लाई नियत है, ये प्रतिरोध भी नियत है, तो धारा भी क्या हो गई, नियत। और ये संट की धारा नियत, तो संट में फ्लक्स भी क्या है, नियत। तो संट में फ्लक्स हो गया नियत। संट में फ्लक्स नियत हो गया, तो बताइए टॉर्क हमारे पास किसके समानुपाती है, आई है। और आई है आर्मेचर धारा, किस धारा के समानुपाती है, लोड के। तो आप कहेंगे जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे या आर्मेचर धारा बढ़ाएंगे तो हमारे पास टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कैसे, रेखीय।
लीनियर होता है, यानी कि रेखीय होता है। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास गति के बारे में। ये तो टॉर्क के बारे में था। गति, गति एन समानुपाती क्या आता है भाई, ई बी बटा फाई। और फाई हमारे पास क्या है, नियत। फाई नियत, गति भी क्या हो जाएगी, नियत। तो ये हमारे पास मोटर है जो नियत गति से कार्य करेगी। तो ये लोड और ये गति, नियत गति एकदम एग्जैक्ट तो ये होती है, लेकिन आर्मेचर के प्रभाव के कारण थोड़ा सा क्या जाता है, डूपिंग यानी कि ड्रॉपिंग लक्षण आ जाता है गति में। तो ये हमारे पास आई ए इंटू आर ए के कारण आया। इसे क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग या डूपिंग कह दो, ड्रॉपिंग गुण। ठीक है। अब बताओ कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। उपयोग वहां करोगे नियत गति के लिए, नियत गति के लिए। और ध्यान रखें, नियत गति चलानी है तो लोड क्या रहेगा यहाँ पर, कम। अधिक लोड पर काम नहीं कर पाएगा। अधिक लोड पर तो इसके ओवरलोड कोई लगानी पड़ेगी कहीं। सीरीज में लोड का कोई लेना देना है नहीं। सीरीज तो क्या है, उसका टॉर्क भी हाई है, तो वो कहता है कितना भी लोड है वो कार्य कर लेगा, गति कम हो जाएगी। लेकिन इसकी गति लगभग क्या रहती है, नियत। लेकिन लोड इसका क्या होता है, कम ही रहता है। अधिक लोड पर ये कार्य नहीं करती। बताओ कहाँ उपयोग किया जाता है। लेथ मशीन में कर सकते हैं, पेपर मिल मशीन, हाँ एमजी सेट में, हाँ खराद और लेथ एक ही होती है। और प्रिंटिंग प्रेस में, ड्रिल मशीन में भी इसको काम में ले सकते हैं। नियत गति के लिए जहां भी काम लेने ले सकते हैं। करो भाई नोट। हाँ? लेथ मशीन है, ऐसे ही एक और नाम होता है मशीन टूल्स, वो भी आ सकता है। वही लेथ मशीन का ही अब नया रूप आ गया भाई आजकल। लेथ मशीनों की जगह क्या काम लेने लगे, मशीन टूल्स। उससे भी क्या टूल्स बनाए जाते हैं। लेथ मशीन क्या करती है, टूल्स बनाती है। मशीन टूल्स भी क्या करता है, टूल्स बनाता है। लेथ मशीन फिट वालों को क्यों पढ़े जाते हैं, क्योंकि टी टूल्स बनाता है वो। लेथ मशीन इंग्लिश में नाम है, हिंदी में खराद मशीन है। लेथ मशीन इतना ही नहीं है, लेथ मशीन बहुत सारा काम करती है। कोई भी टूल का सही मापन बना के टूल्स का निर्माण करने में योगदान किसका होता है, लेथ मशीन का। आजकल किसका आ गया, मशीन टूल्स का ज्यादा। इनको बताओ भाई, रिकॉर्ड वीडियो कहाँ मिलेंगे, आपके कोर्स में मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे भाई, आपके कोर्स में मिलेंगे और तो कहीं नहीं मिलेंगे ना। मिलिंग मशीन बोलते हैं। मिलिंग मशीन तो उसे ही बोल देते हैं जो मशीन टूल्स को मिलिंग मशीन बोलते हैं क्या। मिलिंग मशीन तो उसे बोलते हैं जो नियत गति से काम करती है, मील में काम में ली जाती है। कोई भी प्रकार की मील हो जो फॉरवर्ड दिशा में जिस गति से काम करती है, रिवर्स वाइस में भी उसी गति से कार्य कर सके। और उसको डीसी शंट मोटर की तरह हमारे पास होती है रिपल्सन मोटर, और उसका हमने लिखा था मशीन टूल्स में उपयोग किया जाता है। लिख लिया भाई। फ्योटी फोल्डर में क्यों जाएगा भाई, वो कौन सी क्लास पूछ रहा है। लिख लिया भाई। ठीक। अगला आता है हमारे पास कंपाउंड मोटर।
कंपाउंड को आप क्या कहते हैं? यौगिक। यौगिक क्या होता है भाई? सीरीज प्लस शंट। कंपाउंड क्या होता है भाई? सीरीज प्लस शंट। बताइए भाई। अब कंपाउंड मोटर की खास बात बताओ, ये कितने प्रकार की होती है? दो। कौन सी होती है? कम्युलेटिव कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का मतलब है इनका फ्लक्स दोनों का जुड़ेगा। तो हमारे पास शंट का फ्लक्स और सीरीज का फ्लक्स दोनों क्या होगा? एक ही दिशा में। तो फ्लक्स जुड़ेगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कम्युलेटिव कंपाउंड। तो इसका कार्य क्या होगा भाई? प्रारंभिक टॉर्क तो उच्च होना चाहिए। प्रारंभिक टॉर्क क्या चाहिए? सीरीज में प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? उच्च। और गति आपको क्या चाहिए? नियत। गति में बदलाव चाहिए क्या? नहीं, गति नियत हो, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे लोड परिवर्तन होने के बावजूद नियत गति से संचालित करने के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? कम्युलेटर। लोड परिवर्तन होने पर भी नियत गति से संचालन। एग्जाम्पल है स्वचालित सीढ़ियां और एलिवेटर यानी लिफ्ट। लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं। अब मान लो कि जैसे कोई बड़े बड़ा मॉल होता है, 8 मंजिल का, 10 मंजिल का, 15 मंजिल का, तो उसमें क्या होता है? लिफ्ट तेजी से चलती है। तो 10 आदमी अंदर गए तो भी लिफ्ट की गति वही है, एक अंदर गया तो भी लिफ्ट की गति वही है। तो यही रहना चाहिए, लोड परिवर्तन हुआ लेकिन गति क्या रही? नियत। इसी प्रकार स्वचालित सीढ़ियां जा रही है, या रेलवे स्टेशन पे जा रही है, या मॉल में जा रही है, या कहीं और भी जहाँ भी आप देखो, तो एक व्यक्ति खड़ा होता है तो एक नियत गति से ऊपर ले जाता है उसको। यदि वो पूरी, जैसे मान लो कि मेट्रो में जैसे ही मेट्रो आती है भरी हुई, तो सारे लोग एक साथ उसके ऊपर आते हैं, फिर भी उसकी गति क्या रहती है? नियत। तो वो मोटर है, तो कौन सी लगाएंगे भाई? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। गति भी नियत है, लोड परिवर्तन होगा तो भी काम कर सकती है, टॉर्क भी क्या है? उच्च। तो कहाँ काम करते हैं? स्वचालित सीढ़ियां। स्वचालित सीढ़ियों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एस्केलेटर। एस्केलेटर है। और ये होता है लिफ्ट होती है जिसे बोलते हैं एलिवेटर। वो एस्केलेटर, ये एलिवेटर है। एलिवेटर यानी लिफ्ट। लिफ्ट भी इंग्लिश का नाम है, एलिवेटर भी इंग्लिश का नाम है। हिंदी में नाम अपन को मालूम नहीं इसका। लिफ्ट हिंदी में क्या कहते हैं? क्या है? लाइट गई कि ज्यादा थे? हैं? लाइट बेड के हिसाब से? लिफ्ट के अंदर लगी जाती है मोटर। मोटर की भी एक क्षमता होती है। फिर जो लिफ्ट जिस हिसाब से है उसी हिसाब से ऊपर लगाई जाएगी केबल्स। जो केबल्स वो कितना टन भार को सहन कर सकती है, ये भी तो देखा जाएगा। तो जो हैवी लोड वाली लिफ्ट होती है वो सामान्यतः धीरे गति से चलती है, और लाइट लोड की लिफ्ट है वो सामान्यतः तेज गति से चलती है। लेकिन ये लाइट लोड है लेकिन धीरे धीरे चल रही है, ये तेजी से नहीं चलती है। ये धीरे 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 आ रही है, धीरे धीरे जा रही है, बीच में पता नहीं कब रुक रही है, कब जा रही है। इसमें क्या है कि मुझे मिले थे उनको, मैंने कहा जब तुमने लिफ्ट लगे ठीक लगे, वो कह रहे अब तो हम भी पछता रहे हैं। उन्होंने क्या सेंसर की नहीं लगवाई इसमें। बाकी लिफ्ट आजकल जितनी भी लगती, आजकल क्या काफ़ी सालों से लग रही है कि जैसे ही ओवर वेट आया वो सेंसर टीन टी करेगा, गेट बंद करेगा ही नहीं। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कई प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, जैसे ही ज़्यादा चढ़ गया वो टीन टी करेगा, तो अपना आप ही दो को आगे वालों को नीचे उतरना पड़ेगा, तभी वो गेट बंद होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। है कि नहीं? तो वही होना चाहिए। लगा ले भाई, ये मामला हो गया एलिवेटर और स्वचालित। एक और कौन सा है हमारे पास? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड का उपयोग कहाँ करते हैं?
आवाज नहीं भाई। डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होगा कि जैसे आप इसमें फ्लक्स होता है शंट का और सीरीज का फ्लक्स क्या होता है एक दूसरे के विपरीत, तो कुल फ्लक्स क्या होगा शंट का फ्लक्स माइनस सीरीज का फ्लक्स। अब ध्यान से देख लो, जैसे ही आपने लोड बढ़ाया, लोड बढ़ाने पर लोड की धारा क्या होगी भाई, बढ़ेगी। लोड बढ़ाने पर क्या बढ़ेगी, लोड की धारा। लोड की धारा बढ़ाने पर शंट फ्लक्स पर तो कोई प्रभाव होता ही नहीं है, क्योंकि शंट फ्लक्स तो क्या होता है नियत। सीरीज फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सीरीज फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा तो कुल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, सीरीज का मान बढ़ाओ इधर, इसका मान जैसे जैसे माइनस में से बढ़ेगा तो ये मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान घट जाएगा तो फ्लक्स का मान घट गया, और फ्लक्स का मान घट गया तो एन समानुपाती क्या है, ई बी बटा फाई। और फ्लक्स का मान घटा तो गति क्या हो गई, बढ़ गई। और गति बढ़ गई तो हमारे पास केस बन गया ऐसा। तो ये है गति, ये है लोड। तो अस्थिर गति होती है क्योंकि जैसे ही हमारे पास लोड बढ़ेगा गति और तेज हो जाएगी। तो लोड बढ़ने पर गति और ज्यादा तेज हो रही है, तो अस्थिर गति के कारण इसका उपयोग नहीं किया। अस्थिर गति के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता। स्थिर गति के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता। करो नोट। क्या है, किस चीज की लड़ाई है, है ही नहीं। मैं मुर्गा बना तो दोनों को इधर, झूठ बोलते हो, बने भी नहीं ना। इलेक्ट्रिक स्कूटी में कौन सी मोटर होती है, कौन सी होती है, यूनिवर्सल होती होगी। लेकिन यूनिवर्सल मोटर चलती तो आवाज करती हो, तो आवाज नहीं करती है। आवाज कहाँ आ रही है उसकी, यूनिवर्सल की तो आवाज है। हाँ, यूनिवर्सल मोटर की तो आवाज होती है? आती है आवाज। लिख लिया भाई, ओके। क्या हो गया, अगला हम देखते हैं स्टार्टर के बारे में। स्टार्टर क्या होता है पहले ये बताओ भाई, हैं? एक्चुअल में क्या है, आवाज नहीं भाई, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ये आर्मेचर है, ये सीरीज की फील्ड वाइंडिंग है, ये डीसी सप्लाई देके आप इसको चालू करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो सीरीज का रेजिस्टेंस उसका भी मान होता है कम, आर्मेचर का रेजिस्टेंस का भी मान होता है कम, तो प्रारंभ में प्रतिरोध तो बहुत कम है। और उल्टा बैक ईएमएफ अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ। शुरू में बैक ईएमएफ होता है क्या, नहीं, जब गति करने लगेगा तो बैक ईएमएफ आएगा। तो शुरुआत में न तो हमारे पास इसको करंट को कंट्रोल किया जा रहा है और न बैक ईएमएफ है। बैक ईएमएफ होता तो करंट को कंट्रोल कर लेता, लेकिन हमारे पास बैक ईएमएफ भी नहीं है, प्रतिरोध का मान भी कम है, तो प्रारंभ में धारा क्या हो जाती है, ज्यादा।
और प्रारंभ में उच्च धारा को सीमित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टार्टर का। स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टर प्रयोग क्यों करते हैं? स्टार्टर। प्रारंभ में मोटर में बैक ईएमएफ क्या होता है भाई? 0। तथा आर्मेचर प्रतिरोध भी क्या होता है? निम्न। तो क्या करेगा भाई? ये धारा को सीमित करने के लिए, धारा को क्या करना है? सीमित। धारा को सीमित करने के लिए स्टार्टर आवश्यक है। जो ये स्टार्टर है इसका अन्य नाम क्या होता है? हैंडल कह दो या हैंड स्टार्टर कह दो। क्या कह दोगे? हैंड स्टार्टर। ये हमारे पास एक परिवर्ती प्रतिरोधक होता है। परिवर्ती प्रतिरोधक कौन सा? रियोस्टेट। जो होता है ना लैब में ऐसे बड़ा बड़ा, जिसके ऊपर इस प्रकार तार लपेटे जाते हैं और इसको आगे पीछे खिसकाने से प्रतिरोध का मान कम तथा ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास स्टार्टर काम करते हैं। तो प्रारंभ में हम क्या करते हैं? स्टार्टर को श्रेणी क्रम में लगा दिया तो प्रारंभ में प्रतिरोध का मान क्या कर दिया? ज्यादा। जैसे 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 हमारे पास मोटर गति करने लगती है, हम इस स्टार्टर के प्रतिरोध को क्या करते जाते हैं? कम, और मोटर हमारे पास सुचारू रूप से चलने लग जाती है। मोटर की जैसे जैसे गति, मोटर की जैसे जैसे गति बढ़ती है तो स्टार्टर के प्रतिरोध को कम कर दिया जाता है। ठीक है भाई, लिखो। क्यों? क्योंकि बैक ईएमएफ उत्पन्न होने लग जाता है ना बाद में। तो जैसे जैसे गति बढ़ेगी बैक ईएमएफ, और शुरुआत में बैक ईएमएफ था नहीं। यदि शुरुआत में भी बैक ईएमएफ होता है तो हमारे पास स्टार्टर की जरूरत है नहीं होती। ये बैक ईएमएफ शुरुआत में 0 है, प्रतिरोध ऑलरेडी बहुत कम है, तो हमारे पास आते ही धारा क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। इसलिए धारा को सीमित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सर आप बोल रहे थे पढ़ने वाले कम है, आपके एग्जाम डेट का वीडियो 35,000 स्टूडेंट ने देखा है। मैं आपको और कहता हूं पढ़ने वाले स्टूडेंट कम है, ज्ञान दूंगा तो ज्यादा सुनेंगे। मैंने जिस जिस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है वीडियो ज्यादा चलता है। जो वीडियो में पढ़ाता हूं वो वीडियो नहीं चलते हैं ज्यादा। लड़कों को पढ़ना नहीं है, ज्ञान ही लेना है। अभी एक वीडियो डालूंगा ना, अचानक से क्लास में क्या हो गया सब देखना आएंगे, एक थंबनेल बना के लिख देते ना, तो सीन है ऐसा भाई, क्या करें। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है, ये रियलिटी है। हो गया भाई। अब हमारे पास होते हैं स्टार्टर के प्रकार।
लिखना है क्या? एक होता है 2 बिंदु स्टार्टर, एक होता है 3 बिंदु स्टार्टर, एक है 4 बिंदु स्टार्ट। चलो मैं एक सबसे आसान सवाल बताता हूँ। सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है 2 बिंदु स्टार्टर किस में काम में लिया जाता है? श्रेणी में। और 3 बिंदु और 4 बिंदु क्या लाता है? संट और कंपाउंड में। तो एक तो आपके पास इससे आधे सवाल हो जाते हैं सोल्व। आधे सवाल इतने ही है। बाकी आधे सवाल के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, एनवीसी और ओएलसी कैसा आर क्यों लगाया, तो देख लेते हैं। क्या पंचिंग मशीन? मुझे आइडिया नहीं है पंचिंग मशीन है कौन सी, पहले ये बताओ। नहीं इसमें क्या सिंपल वही सवाल है ना, फिर वो समझ नहीं है पंचिंग मशीन कौन सी है, मैं आंसर कैसे दूंगा? पंचिंग पंचिंग मशीन कौन सी है जो लगातार रूप से पंच कर रही है? कैसी होती है, कहाँ काम लेते हैं? नहीं एक्चुअल में क्या है कि नहीं तो ऐसे को पता कैसे चलेगा? मेरे हिसाब से यदि मान लो पंचिंग मशीन जो है, एक तो अपन कागज लेके पंच करते हैं, अब उसकी ऑटोमेटिक मशीन बना लो, मोटर लगा के बना ली होगी भाई स्पाइरल करने के लिए लंबे टाइम के लिए, तो बना ली होगी। तो वो नियत गति से चलती होगी कायदे से। तो और पंचिंग मशीन कौन सी होगी? पंचिंग मशीन मतलब जो पंच कर रही है। तो सर्वो तो एसी में जाती होगी ना, तो डीसी में कौन सी है? पंचिंग मशीन कौन सी होती है? नंबरिंग वाली जो सी लगाता है, उसमें लोड की जरूरत होती नहीं, गति नियत होती है, नियत गति वाली मोटर हो गई है। जैसे मान लो कई कई डायरियां छपके आती है, उसके ऊपर पेज नंबर लगे होते हैं। पता नहीं भाई, मोटर समझ में नहीं आई ना, मोटर कौन सी है? आवाज नहीं भाई। पहले ये देखो हमारे पास 2 बिंदु स्टार्टर, वो जो अटेंडेंस देते हैं ऑनलाइन, वो पंचिंग मशीन होती है क्या? उसे क्या कहते हैं? उसमें भी तो कहते हैं पंचिंग। नहीं मतलब पंचिंग का मतलब क्या है इसमें? उसमें तो आईसी होती है, उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक आईसी होती है, जो आपको जो आप जितनी बार अंगूठा दबाओगे ना, लगाओगे, उतना वो टाइम सेव करते जाएगा। उसको पता नहीं आपका बाहर कब गए, उससे कोई पता नहीं चलता। उसको ये पता चलता आपने 9 बजे अंगूठा लगाया तो 9 बजे टाइम लिख लेगी, 9:05 पे लगाया तो 9:05 और लिख लेगी, 9:10 पे करोगे 9:10 और लिख लेगी, जितनी बार करोगे अंगूठा लिख लेगी वो। तो फिर बाद में जो एक्सेल उसको लेते हैं ना, तो एक्सेल बनाते हैं, वो चेक करते हैं कि इसने भाई सबसे पहले अंगूठा कब लगाए, लास्ट कब लगाए। कई बार एक बार मानता नहीं ना, लोग दूसरी बार लगाते हैं तो डबल ले लेते हैं, तो वो होता है मामला। अब पंचिंग मशीन का आइडिया लगा नहीं भाई, तूने ढूंढा ना कौन सी मशीन है, क्या काम करती है? हैं? डिफरेंशियल में ये काम क्या करती है? ये टिपे लगाती है, बॉक्स बनाती है। 2 बिंदु स्टार्ट है भाई, कौन सी मोटर के लिए लागू होता है? अब देखो आप ध्यान से नोट मत करो। एक चुल में यहां से आपने डीसी सप्लाई दी, सप्लाई ऑन हुई, तो एक तो डीसी गई सप्लाई यहां पर जो हमारे पास इस संकेतक के पास, तो अभी तो ये कौन सी अवस्था में? ऑफ अवस्था में। और दूसरी से सप्लाई परिपथ पूरा हुआ तो ये गया आर्मेचर के थ्रू वाइंडिंग, और वाइंडिंग से किस में गया भाई? 9 वोल्ट कोयल में, और 9 वोल्ट कोयल से गया ये इसमें। लेकिन अभी तक परिपथ पूरा हुआ क्या? नहीं। जैसे ही मैंने इसको संकेतक को पकड़ के आगे खिसकाया और 1 नंबर पे ले गया, तो बताओ परिपथ पूरा हो गया, मोटर चल जाएगी।
शुरुआत में प्रतिरोध क्या है, 1 2 3 4 5 सभी प्रतिरोध जुड़ के आएगा। तो शुरुआत में कुल मिला के प्रतिरोध क्या है, ज्यादा। शुरुआत में प्रतिरोध आपको क्या चाहिए था, ज्यादा ही चाहिए था। जैसे जैसे गति इसकी बढ़ेगी या प्रतिरोध आपने क्या कर दिया, कम, और गति बढ़ी, प्रतिरोध क्या कर दिया, और कम, और इसी प्रकार इसकी गति बढ़ी तो लास्ट में ले जाके प्रतिरोध को आपने इसको संकेतों को यहां जोड़ दिया। अब आप यहां पकड़ के बैठे थोड़ी रहोगे, आप इसको कहोगे ये जो है ना हमारे पास, इसको कहेंगे कि ये इसके साथ चिपक जाए। चिपकेगा कब, जब चुंबक होगा। तो कौन सी परमानेंट चुंबक लगा दें, क्यों भाई, चिपकाना ही तो है, चिपकाना उद्देश्य नहीं है। यदि यदि मान लो इसको यहाँ चिपकाने उद्देश्य होता तो परमानेंट मैग्नेट लगा देते, तो एनवीसी की हमारी जरूरत ही नहीं होती, हम परमानेंट मैग्नेट लगा देते। लेकिन आप कहीं घूमने गए, इतने में लाइट बंद हो गई, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, फिर भी ये तो यही जुड़ा हुआ है, वापस जब सप्लाई आएगी ये तो यही जुड़ा हुआ, प्रतिरोध ज्यादा है क्या, नहीं। इसलिए इस एनवीसी का काम है विद्युत चुंबक प्रोवाइड करना। क्या काम है, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक है यानी जब तक सप्लाई है चुंबकीय गुण उत्पन्न करो, जैसे ही सप्लाई खत्म हो जाए चुंबकीय गुण क्या कर दो, समाप्त। चुंबकीय गुण जैसे इसमें समाप्त हुआ तो ये क्या करेगा, ये संकेतक वापस आ जाए। कौन लेके आएगी इसको वापस, स्प्रिंग। स्प्रिंग खींच के क्या लेगी वापस। तो 9 वोल्ट कॉइल है एनवीसी। इसका मतलब क्या है 9 वोल्ट कॉइल का, कि जब वोल्टेज नहीं है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को समाप्त करना, इसका मुख्य काम पकड़ना नहीं छोड़ना है। 9 वोल्ट कॉइल का काम, मुख्य काम पकड़ के रखना नहीं होता है, मुख्य काम होता है सप्लाई बंद होने पर इसको छोड़ देना, ताकि ये अपने शून्य अवस्था पर वापस चला जाए। तो किसकी सहायता से जाएगा, स्प्रिंग की सहायता। अब ये कितना बिंदु स्टार्ट है, 2 बिंदु है, 3 बिंदु है, एक बिंदु ये रहा और दूसरा बिंदु ये रहा, ठीक है। 9 वोल्ट कॉइल है, वो हमारे पास वाइंडिंग के, आर्मेचर वाइंडिंग के कौन से क्रम में है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। आर्मेचर के कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम, ठीक है। इसमें और कोई कंफ्यूजन है क्या भाई, नहीं, ठीक है। अभी तो मैं इस 9 वोल्ट कॉइल के बारे में ज्यादा ज्ञान दे नहीं सकता कि आर्मेचर के भी श्रेणी में है और फील्ड के भी श्रेणी में। लेकिन जैसे ही आप 3 बिंदु स्टार्ट में आओगे तो 9 वोल्ट कॉइल है जो फील्ड के तो श्रेणी में है, आर्मेचर के श्रेणी में क्या होना जरूरी है, प्रतिरोध। और आर्मेचर का प्रतिरोध कम होता है तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या होना जरूरी है, प्रतिरोध। अभी प्रतिरोध आर्मेचर के क्रम में है कि नहीं है, एनवीसी भी श्रेणी क्रम है, क्योंकि सारा परिपथी कौन सा क्रम का है, श्रेणी। तो 9 वोल्ट कॉइल किसके श्रेणी क्रम में होती है, आर्मेचर के, या फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कौन होना जरूरी है, प्रतिरोध। प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध किसके श्रेणी क्रम में, आर्मेचर। एनवीसी किसके श्रेणी क्रम में, फील्ड कॉइल, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग से संबंधित, चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित है इसका मामला। अच्छा, इसमें कहीं एक और कॉइल है क्या, OLC लगी हुई, ओवरलोड। ओवरलोड क्यों नहीं होता है, श्रेणी परिपथ का टॉर्क वैसे भी हाई होता है, तो जितना ज्यादा लोड आएगा ये हैंडल कर लेगा, गति भले कम होगा, लेकिन ओवरलोड की इसमें कोई स्थिति नहीं, ये मामला। तो लिख लो, ये किसका बना बताओ, ये तो हमारे पास हल्की धातु का होता है, ये किसका बनाऊं मैं, क्यों, क्योंकि चुंबकत्व गुण क्या होना चाहिए, ज्यादा। इसका चुंबकत्व गुण क्या होना चाहिए, ज्यादा, ठीक है ना, इसलिए। और ये आप लिख लो यहां पर एनवीसी, इस डायग्राम को बना लो, इसी में लिख लो 9 वोल्ट कॉइल। ये हमारे पास वाइंडिंग कौन सी है भाई, फील्ड वाइंडिंग। इसमें एनवीसी फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। सप्लाई बंद होने पर एनवीसी का चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है
से संकेतक वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इसमें OLC नहीं होता। OLC का मतलब है ओवरलोड कॉइल। तेरा रहा क्या कॉल? काट दे। तो तेरे फोन में कॉल आती थी, सबको पता कैसे चलता है? अच्छा व्हाट्सएप। ओहो, ये मामला है। ना स्पार्किंग होती नहीं है। किस चीज़ की स्पार्किंग होगी? जब मोटर स्टार्ट नहीं, अभी तो धारा पे ही नहीं रही, परिपथ खुला है। टकराएंगे तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, धारा कम होगी ना। स्टार्ट नहीं लगाता तो धारा क्या होती है? ज्यादा। मैंने स्टार्ट लगा दिया तो प्रतिरोध ज्यादा हो गई, धारा क्या होगी? कम। लिख ले भाई। स्प्रिंग, स्प्रिंग होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज की, वही है। मापे कितना बढ़िया। स्प्रिंग गुणा की सबसे अच्छा फास्फोरस ब्रॉन्ज का ही होता है, तो फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। स्लिप रिंग किसकी बनी होती है?
फास्फोरस ब्रॉन्ज की। स्प्लिट रिंग किसकी बनी होती है? स्प्लिट रिंग हार्ड ड्राउन कॉपर की, कठोर कर्षित तांबा। लिख लिया? अभी तक क्या लिख रहे हो इसमें? डायग्राम बना रहे हो? बन गया? जल्दी करो, जल्दी करो भाई। तो हमारा काम है कि इसको शुरुआत में जोड़ेंगे, प्रतिरोध ज्यादा होगा, जैसे जैसे गति बढ़ेगी प्रतिरोध कम कर देंगे, पूर्ण गति आएगी तो इसको वहां छोड़ देंगे। एनवीसी ने चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया और इस एनवीसी क्या करेगा? इस संकेतक को जकड़ लेगा। जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हुई, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त और संकेतक भी अपने जगह पर वापस आ जाएगा। ये मामला भी ओके। अब देखो एनवीसी और ओएलसी में फर्क देखते हैं। पहले ओएलसी बड़ा देखते हैं क्या है एनवीसी एंड ओएलसी फर्क। एनवीसी में हमारे पास मतलब सवाल तो छोटा सा है लेकिन कंफ्यूजन वाला ज्यादा है। तार मोटा रखे पतला? मोटा गलत है। पतला तार अधिक लपेटे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पतला तार अधिक लपेटे हैं। पतला तार अधिक लपेटे लगाते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? उच्च। और अधिक लपेटे लगाने के कारण इसका प्रेरकत्व का मान भी होता है उच्च। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स क्या रहेगा? मजबूत। और हमें चुंबकीय फ्लक्स क्या चाहिए? मजबूत चाहिए, तभी तो संकेतक को जकड़ कर रखेगा। ठीक है, तो पतला तार अधिक लपेटे, यह किसके श्रेणी क्रम होता है? फील्ड वाइंडिंग के। पतला तार अधिक लपेटे होते हैं, प्रतिरोध उच्च, प्रेरकत्व उच्च, ये फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। नेक्स्ट, इसका मुख्य काम क्या होता है? सप्लाई बंद होने पर संकेतक को छोड़ देना। सप्लाई बंद होने पर संकेतक पुनः प्रारंभिक स्थिति पर आ जाता है। एनवीसी के बाद में आता है ओएलसी। ओएलसी हमारे पास एनवीसी का फुल फॉर्म लिखा, नो वोल्ट कॉइल। ओएलसी क्या होती है भाई? ओवरलोड कॉइल। इसमें मोटा तार में कम लपेटे होते हैं, और कम लपेटे प्रतिरोध भी कम, प्रेरकत्व भी क्या होगा? प्रेरकत्व भी कम। ओएलसी यहां देखो 3 बिंदु स्टार्ट में लगा हुआ है, ये ओएलसी है, ओवरलोड कॉइल। अब ये ओवरलोड कॉइल है खुद क्या, तो ये क्या करेगा कि ये जो हमारे पास लीवर है ना ऊपर की तरफ खिसकेगा। लीवर ऊपर की तरफ खिसकेगा तो इस तार को देखो, दोनों को एक साथ, ये बीच में ये निकला हुआ भाग है ना, दोनों को टच करेगा। दोनों को टच करेगा तो एनवीसी क्या हो जाएगी? शॉर्ट। तो एनवीसी शॉर्ट हो गई, बस क्या देगा? अपनी जगह, और मोटर क्या हो गई? बंद। तो मोटर को बंद करने का तरीका है। तो इसमें ओवरलोड कॉइल क्या करेगी? जब लोड अधिक होने पर ओएलसी है जो एनवीसी को शॉर्ट करती है, ऐसे कार्य होता है। लोड अधिक होने पर ओएलसी द्वारा एनवीसी को शॉर्ट किया जाता है, जिससे मोटर बंद हो जाती है। अब मैं लाइन लिखूंगा तो नहीं, पूछ ले ओएलसी कहां जुड़ी होती है? सप्लाई के श्रेणी क्रम में। सप्लाई में जुड़ी हुई है, सप्लाई के श्रेणी क्रम में। चलो लिखो इसको। है किसका? संकेतक मतलब वो होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर तो होता ही है, इसका संयोजक है। अरे संयोजक है भाई, जहां संकेतक लिखा वहां संयोजक लिखो। इधर भी संकेतक लिखा ना, वो संयोजक लिखो। संकेतक की जगह संयोजक लिखना। संयोजक भुजा होती है।
प्रतिरोध और प्रेरकत्व है दोनों उच्च। हाँ है ना इसमें। देखो कि पतला तार काम लोगे प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं बताऊं आपको, एक सिंपल लॉजिक करते हैं ना, मैं आपको समझा देता हूं। पतला तार का प्रतिरोध उच्च होता है निम्न होता है, उच्च होता है। यदि मैं तार जितना ज्यादा लंबा काम में लूंगा प्रतिरोध उच्च होगा ज्यादा होगा, मतलब उच्च होगा निम्न होगा उच्च। मैं लपेटे यदि ज्यादा लगा रहा हूं तो बताओ इंडक्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा। लपेटे ज्यादा होता है तो इंडक्टेंस क्या होता है, ज्यादा। और लपेटे कम होते हैं तो इंडक्टेंस क्या होता है, कम। कोइल बनी ना, कोइल में अरे एल बराबर एन स्क्वायर। टर्न ज्यादा लगाऊंगा तो इंडक्टेंस का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अच्छा ये जो तू उसको तुलना कर रहा है एसी में जाके, वो होता है गहराई में स्थापित करना और नहीं करने के कारण इंडक्टेंस का फर्क है। जो मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग होता है ना, उसमें एक को ज्यादा गहराई में स्थापित करते हैं, इंडक्टेंस हाई होता है। कम गहराई में स्थापित करते हैं, इंडक्टेंस कहता है लो। वो कारण था। है प्रतिरोध उच्च होगा तो प्रतिरोध उच्च होगा तो धारा कम जाएगी, सही बात है ना। फ्लक्स का मान बढ़ाना होता है तो आपको नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पड़ते हैं नहीं पड़ते, पहले ये बता। तो नंबर ऑफ टर्न से बड़ा फर्क पड़ेगा इधर। ऐसे अपने से थोड़ी है, एक चक्कर लगे फ्लक्स ज्यादा बार, दो चक्कर फ्लक्स कम हुआ, नहीं। जितना ज्यादा टर्न होगा फ्लक्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा। हो गया अभी। अब देखो ध्यान से इसको, एक अगले को। अगला है ये 3 बिंदु स्टार्टर। 3 बिंदु स्टार्टर क्या होता है, पहली बात तो 3 बिंदु स्टार्टर किसके लिए लागू होता है। आवाज मत करो भाई, लिख लेते हैं इसमें। 3 बिंदु स्टार्टर क्या होता है भाई, संट एवं कंपाउंड मोटर के लिए। इसमें एनवीसी होता है क्या, वह ओएलसी। अब आप इसको लिखना मत समझ लेना, 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा, लंबी चौड़ी इसकी कहानी नहीं है। सप्लाई है, सप्लाई यहां से गई, ओवरलोड कोयल में गई, ओवरलोड कोयल से कहां गई, संकेतक में। एक सप्लाई यहां तक चली गई, ठीक है। दूसरी सप्लाई है जो आपके पास कहां गई भाई, शंट फील्ड वाइंडिंग है, तो एक तो है आर्मेचर, एक है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब आपने ये देखा था, यहीं पे लॉजिक आ रहा है, आपने ये देखा था आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण धारा को सीमित करने के लिए आपने स्टार्टर लगाया। इसका मतलब प्रतिरोध का मान शुरुआत में बढ़ाया। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ये परिवर्ती प्रतिरोधक है कि नहीं है, है कि नहीं है। लेकिन ये फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध पहले ही खुद का क्या है, ज्यादा। शंट फील्ड है ना, शंट फील्ड में प्रतिरोध पहले से खुद का क्या है, ज्यादा। और अब इसको क्या चाहिए, धारा, ताकि फ्लक्स स्थापित करे। इसको यदि मान लो इधर प्रतिरोध से और जोड़ दिया गया तो इसमें तो धारा बहुत कम जाएगी, और बहुत कम धारा जाएगी तो फ्लक्स स्थापित कर पाएगा क्या, नहीं। इसलिए आप इसको क्या करोगे, फील्ड वाइंडिंग को यहां से बाईपास करोगे। बाईपास करा नहीं करा, तो प्रारंभ में बताओ फील्ड वाइंडिंग में धारा क्या है, कम। आर्मेचर में धारा क्या है, ज्यादा। आर्मेचर में धारा ज्यादा ही चाहिए क्योंकि एक ईएमएफ है नहीं, धारा को सीमित करने के लिए क्या काम लिया, स्टार्टर। और शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध खुद का ज्यादा होता है, इसलिए आपने कहा बिना लोड चालू करेंगे, क्योंकि इसमें धारा जाएगी तो ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगा। यदि मैं इसके साथ और प्रतिरोध जोड़ देता तो ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित कर पाता क्या, नहीं। इसलिए इसका कनेक्शन हुआ इस प्रकार से। अब देखो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन तो सिंपल समझ में आ गया। अब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या होता है, परिवर्ती प्रतिरोध है कि नहीं है। फील्ड है, जो फील्ड के श्रेणी क्रम में कौन सी है, नो वोल्ट कॉइल लगी हुई है कि नहीं है, लगी। नो वोल्ट कॉइल को कौन शॉर्ट सर्किट करेगा, ओएलसी। ओएलसी सप्लाई के श्रेणी क्रम में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर इतना ही है कि फील्ड वाइंडिंग इस परिवर्ती प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में नहीं होना। प्रारंभ में यदि श्रेणी क्रम में हो गया तो इसमें धारा जाएगी कम, धारा कम जाएगी तो ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं करेगा। इसलिए इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट धारा ऐसे जाने लगी। अब यहां तक तो ठीक, आपने कहा कि मामला ठीक है, स्टार्ट ऐसे स्टार्ट हो गया। अब इसमें भी एक खतरा आता है, कब, जब मान लो कि आप है ना यहां पर गए, फॉर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, यहां गए, यहां 5 स्थिति पर गए या लास्ट वाली स्थिति पर गए, संकेतक यहां गया। अब बताओ आर्मेचर के लिए प्रतिरोध तो कम हो गया, क्योंकि यहां पर अब हमारे पास क्या बढ़ गया, बेक ईएमएफ। तो आर्मेचर के लिए श्रेणी क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध की जरूरत है नहीं। लेकिन इस समय एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो प्रतिरोध है ना, ये पूरे किधर चला गया, फील्ड में। तो फील्ड में पहले चुंबकीय फ्लक्स स्थापित कर लिया, लेकिन ज्यादा प्रतिरोध होने के कारण धारा क्या होने लगी, कम धारा होने के कारण धीरे धीरे फ्लक्स छोड़ रहा है, और धीरे धीरे फ्लक्स छोड़ रहा है, इसे कहते हैं ट्रिपिंग दोष। इसको दोष कहते हैं, ट्रिपिंग दोष। इसलिए 3 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता।
3 बिंदु स्टार्ट में कौन सा दोष होता है? ट्रिपिंग दोष। ठीक है, तो अतः इसके स्थान पर इसके स्थान पर कौन सा प्रयोग किया था? 4 बिंदु स्टार्ट। 3 बिंदु स्टार्ट में कौन सा दोष होता है? ट्रिपिंग दोष। ट्रिपिंग दोष क्यों हुआ? मैंने कहा ना, जैसे जैसे आर्मेचर का प्रतिरोध कम करोगे, फील्ड का प्रतिरोध बढ़ेगा। फील्ड का प्रतिरोध बढ़ेगा, फील्ड में धारा घटेगी। फील्ड में धारा घटेगी तो फ्लक्स है जो बीच बीच में छोड़ने लग जाएगा। समझ गए? जैसे आप वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, एक बार तो आप वाईफाई के नजदीक कनेक्ट हो गए, जब दूर जाते हैं तो जैसे जैसे दूर जाते हैं वाईफाई थोड़ा कमजोर होता है। एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर वाईफाई काफी कमजोर हो जाता है, कभी पकड़ता कभी नहीं पकड़ता, ऐसा मामला है। तो वहां पर कोई नया बंदा आएगा तो वो वाईफाई पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, आपने पहले उसको कैच करवा रखा है, तो कई बार आएगा कई बार जाएगा, है कि नहीं? वही मामला है इंटरनेट में, मतलब टावर में, नेटवर्किंग में भी यही होता है दोस्त। और यहाँ प्रतिरोध के हिसाब से होता है, वहां रेंज के हिसाब से होता है। काम में नहीं लेते फिर भी पढ़ना पड़ता है। काम में, विद्युत विभाग में पूरे में आप कोई मोटर नहीं लोगे, क्या करोगे मोटरों का? आपका काम है ट्रांसफॉर्मर का, लाइन का, लेकिन मोटर बढ़वा रहे हैं। ओएलसी, ओएलसी और रिले अलग होता है ना, ये रिलीज है, रिले नहीं है, कोयल है। ये लोड को रिलीज करने के लिए काम लिया जाता है। हो गया भाई? अब 3 बिंदु में ट्रिपिंग दोष है, उसको दूर करने के लिए एक समांतर क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा गया है। ये हमारे पास था फील्ड कोइल। अब देखो, मैंने एक आपको प्रॉब्लम यही समझाई थी, मैंने कहा भाई जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे इसके साथ में क्या बढ़ रहा है? प्रतिरोध, है कि नहीं है? जैसे जैसे गति बढ़ रही, मैं इसको इधर ला रहा था, इधर लाते इसका प्रतिरोध बढ़ रहा था। अब तो इसको इधर लाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ेगा क्या? नहीं। प्रतिरोध बढ़ेगा क्या? नहीं। हमने एक अतिरिक्त प्रतिरोध लगा दिया एनवीसी के लिए, अलग से अलग लगा दिया प्रतिरोध, ये 9 वोल्ट कोइल का लगा दिया ना। फील्ड वाइंडिंग में प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बचा हो गया ना इसका? बस ये कौन सा बिंदु है? 4 बिंदु। ले लो, इसमें फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग को अब इसमें एनवीसी सीरीज में लिया ना, 4 बिंदु में इसको दोष को दूर करने के लिए लिया। नहीं तो एनवीसी किसके सीरीज में लगी होती है? फील्ड वाइंडिंग। अभी हमने लगाई थी 3 बिंदु में भी, लेकिन इस दोष को दूर करने के लिए नहीं लगाई हमने। अब डीसी मोटर में क्या बाकी है? एक तो नियंत्रण करने की विधियां, एक होता है हमारे पास परीक्षण, मोटर की गति के परीक्षण, हॉपकिंस वगैरह, और एक है ये क्या? अब कोई सवाल है पूछ लो भाई, कल मोटर हो जाएगी कंप्लीट आपके, ठीक है ना भाई? स्पीड कंट्रोल कैसे होता है कल देखेंगे। स्पीड कंट्रोल की 7 विधि कैसे है? 5 तो सीरीज मोटर की विधि है, 2 सेंट और कंपाउंड की है, 1 वार्ड लियोनार्ड विधि है। तो उन सबको नियंत्रण विधि है, वो सब छोटी छोटी विधियां होती है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा बाएं हाथ के नियम से, घूमने की दिशा तो बाएं हाथ से नियम है, क्योंकि बाएं हाथ का नियम है चालक की गति बताता है, दाएं हाथ का नियम है ईएमएफ बताता है। जनरेटर में ऐसा है, हम बोलते हैं कि जनरेटर में लगता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, लेकिन जनरेटर में दाएं हाथ का नियम इसलिए लगता है कि वहां ईएमएफ ज्ञात करना होता है। आप जब चालक की गति ज्ञात करोगे तो कौन सा लगेगा? बाएं हाथ। ईएमएफ ज्ञात करोगे क्या लगेगा? दाएं हाथ। लॉजिक इसमें लगता है केवल।